This is Supriya. Welcome to my channel. I hope you all are good. Today in this video we will read chapter 7 Website with के स्रोत. Its PDF you will get my telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. तो सबसे पहले देखते हैं हम वित्त शब्द का अर्थ क्या होता है. वित्त शब्द का अर्थ मुद्रा, धन अथवा कोषों से लगाया जाता है. वित्त का जो शब्द का अर्थ होता है वो किससे लगाया जाता है? मुद्रा, धन और आपके कोषों से लगाया जाता है. व्यवसाय द्वारा अपनी विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए कोषों की आवश्यकता को व्यावसायिक वित्त कहते हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उसका संचालन करने के लिए क्या ज़रूरत होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका कोष. तो उसी कोष की आवश्यकता को हम क्या कहते हैं? व्यावसायिक वित्त कहते हैं. अब क्या है आपका? वित्त की आवश्यकता व्यावसायिक जीवन के प्रत्येक स्तर पर पड़ती है. मनी की आवश्यकता जैसे कि हमारे नॉर्मल लाइफ में आपके हर स्टेप पर पड़ती है, वैसे ही वित्त की आवश्यकता आपके जो व्यावसायिक जीवन होता है, जो बिजनेस का चक्र होता है, उसके हर स्टेप पर पड़ती है. समुचित वित्त के बिना व्यवसाय का संचालन नहीं किया जा सकता है. बिना वित्त के आप व्यवसाय का संचालन नहीं कर सकते हैं. अब हम देखते हैं व्यवसाय वित्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है. इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है स्थायी पूंजी संबंधी आवश्यकताएं. आपकी स्थायी पूंजी से संबंधी कुछ आवश्यकताएं, जैसे एक नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए, स्थायी संपत्तियां खरीदने के लिए कोषों की आवश्यकता होती है, जैसे भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी आदि. इन सभी चीज़ों को अगर आपको परचेज करना है तो उसके लिए क्या है? आपको स्थायी पूंजी, आपको क्या है? वित्त की आवश्यकता और कोषों की आवश्यकता पड़ती है. नेक्स्ट है आपका कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताएं. कार्यशील पूंजी संबंधी क्या होता है? एक व्यवसाय को अपने प्रतिदिन के कार्य को चलाने के लिए, जो आपके रोज डेली के जो वर्क्स होते हैं उनको चलाने के लिए कोषों की आवश्यकता होती है. इसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है. स्थायी पूंजी क्या होती है? जिसमें आप भूमि, प्लांट वगैरह, मशीनरी एक्सेट्रा चीज़ें खरीदते हैं तो वो आपकी स्थायी पूंजी आती है, क्योंकि ये स्थायी संपत्तियाँ होती हैं, आपकी स्टेबलिस्ड संपत्तियाँ होती है, तो उसके लिए आपको स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है. लेकिन जो आपके दिन प्रतिदिन कार्य होते हैं, जो रेगुलरली आपके वर्क होते हैं पर डे के, उनके लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? कार्यशील पूंजी की ज़रूरत होती है. इसलिए बोला गया है एक व्यवसाय को अपने प्रतिदिन के कार्य को चलाने के लिए कोषों की आवश्यकता होती है. इसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है. जैसे कच्चा माल खरीदने के लिए, मजदूरी, वेतन का भुगतान करना तथा बिजली बिल का भुगतान करना, इन सभी चीज़ों के लिए आपको क्या है? कोषों की आवश्यकता पड़ती है. नेक्स्ट है विविधीकरण. एक कंपनी को अपने उत्पाद के विविधीकरण के लिए कोषों की आवश्यकता होती है. एक कंपनी को क्या है? अपने उत्पाद के विविधीकरण के लिए कोषों की जो नीड होती है वो पड़ती है, जैसे ITC. नेक्स्ट है आपका तकनीकी सुधार. तकनीकी सुधार क्या होता है? आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए कोषों की आवश्यकता होती है, जैसे व्यवसाय में कंप्यूटर का उपयोग. ठीक है. नेक्स्ट है आपका विकास एवं विस्तार हेतु. तेज गति से आगे बढ़ने के लिए व्यवसाय को ज़्यादा विनियोग की आवश्यकता होती है, इसलिए व्यवसाय के विकास व विस्तार के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है. अब नेक्स्ट है आपका कोष के लिए कोष के स्रोतों का वर्गीकरण. कोष जो होता है आपके, उनके स्रोतों का वर्गीकरण. कोष के स्रोतों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? अवधि के आधार पर किया गया है, स्वामित्व के आधार पर किया गया है और जुटाने के स्रोत के आधार पर. सबसे पहले हम देखते हैं अवधि के आधार पर. अवधि के आधार पर क्या है आपका? दीर्घ अवधि और अल्प अवधि. दीर्घ अवधि जो लंबे समय के लिए होती है, जैसे समता अंश, संचित आय, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, वित्तीय संस्थानों से ऋण, बैंकों से ऋण. ठीक है. और अल्प अवधि क्या होती है? व्यापार साख, आड़त, बैंक, वाणिज्य पत्र. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है स्वामित्व के आधार पर, जिसमें पहले आता है स्वामित्व कोष, समता कोष और संचित आय. ऋणगत कोष, इसमें क्या है? ऋण पत्र, बैंकों से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, सार्वजनिक जमा, निजी वित्तीयन और वाणिज्यिक पत्र. नेक्स्ट है आपका जुटाने के स्रोत. आप जो स्रोत हैं वो कहाँ से एकत्रित कर सकते हैं? तो उसमें आता है आपका आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत. आंतरिक स्रोत में क्या है? समता अंश पूंजी, संचित आय. और बाहरी स्रोत वित्तीय संस्थाएं, बैंकों से ऋण, पूर्वाधिकारी अंश, सार्वजनिक जमा, ऋण पत्र, व्यापारिक पत्र और क्या है आपका? नेक्स्ट व्यापार शाख और फैक्टरिंग. ये सारी क्या है? आपके बाहरी स्रोत होते हैं. अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका वित्त प्राप्त करने की विधियाँ. आप वित्त को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अंशों का निर्गमन. अंशों के जारी करने से प्राप्त पूंजी को अंश पूंजी कहा जाता है. कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में बटी है, जिसे शेयर कहते हैं. यदि कोई कंपनी 10,000 शेयर 10 रुपये मूल्य पर जारी करती है तो उस कंपनी के अंश पूंजी 1 लाख रुपये होगी. जिस व्यक्ति के पास ये शेयर होंगे उसे शेयर होल्डर कहा जाता है.
शेयर होल्डर किन्हें कहा जाता है? शेयर होल्डर का मतलब है अंशों का निर्गमन। जब हम अंशों को जारी करते हैं तो अंशों को जारी करने के बाद जो आपको प्राप्त पूंजी होती है उसे क्या कहते हैं? अंश पूंजी कहते हैं। कंपनी की जो पूंजी होती है उसे छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे शेयर कहा जाता है। यदि कोई कंपनी 10,000 के शेयर 10 रुपये के मूल्य पर जारी करती है तो उस कंपनी की जो अंश पूंजी वो कितनी हो जाएगी? 1,00,000 रुपये हो जाएगी। अब जिस व्यक्ति के पास ये शेयर होंगे उसे हम क्या कहेंगे? शेयर होल्डर कहते हैं। अब आपके शेयर होल्डर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका क्षमता शेयर और दूसरा है पूर्वाधिकारी शेयर। क्षमता शेयर क्या होता है आपका? क्षमता शेयर क्या होता है आपका? क्षमता शेयर का मतलब होता है शेयरधारी कंपनी का स्वामी होता है। जो क्षमता शेयर होते हैं उसमें जो शेयरधारी होता है वो कौन होता है? कंपनी का स्वामी होता है। उसे प्रबंध में भाग लेने का अधिकार एवं वोट देने का अधिकार होता है, क्योंकि वह कंपनी का क्या होता है? स्वामी होता है। अब नेक्स्ट आपका आता है क्षमता शेयर के कुछ लाभ। जैसे आपका आता है पहले स्थायी पूंजी। लंबी अवधि के लिए वित्त प्राप्त करने के लिए क्षमता अंश महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है संपत्तियों पर निर्भर नहीं। ये क्या है? संपत्तियों पर निर्भर नहीं होते हैं। क्षमता शेयर जारी करते समय कंपनी को अपनी संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है अधिक लाभ। क्षमता अंशधारी को अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, जबकि कंपनी ज़्यादातर लाभ कमाती है। नेक्स्ट है आपका नियंत्रण। क्षमता शेयरधारी प्रबंध में हिस्सा ले सकता है एवं उसे वोट देने का भी अधिकार होता है। नेक्स्ट है कंपनी पर भार नहीं होता। क्षमता अंशधारी को लाभांश का भुगतान करना जरूरी नहीं होता है। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है जोखिम। क्षमता अंशधारी को सबसे ज़्यादा जोखिम होता है क्योंकि उसे लाभांश का भुगतान आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट ज़्यादा लागत। क्षमता अंशों की लागत ऋण की लागत एवं पूर्वाधिकारी शेयर की लागत से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आपका अधिक देरी। क्षमता शेयर जारी करने में ज़्यादा समय लगता है। शेयर बाजार की दशाओं पर निर्भर। क्षमता अंशधारी को जोखिम ज़्यादा होता है, इसलिए शेयर बाजार में तेजी के समय में क्षमता के शेयर की जो मांग होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए क्या है? शेयर बाजार की जो दशाएं होती हैं उन पर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंशों को क्षमता अंशों के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित निवेश माना जाता है। ये एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करते हैं। ये एक लेन देन की तरह होते हैं और इन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं होता है। अब हम देखते हैं आपके पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। पूर्वाधिकार अंश जो है आपके वो कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है संचयी पूर्वाधिकार अंश। नेक्स्ट है असंचयी पूर्वाधिकार अंश। थर्ड है आपका भागीदारी पूर्वाधिकार अंश। फोर्थ गैर पूर्वाधिकारी। फिफ्थ परिवर्तनीय और सिक्स्थ अपरिवर्तनीय। अब हम देखते हैं अधिकार जो आपके अंश होते हैं उसके कुछ लाभ होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है निवेश की सुरक्षा। पूर्वाधिकार अंशधारियों का निवेश सुरक्षित होता है। पूर्वाधिकार जो अंशधारी होते हैं आपके, उनका जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो कैसी होती है? वो सुरक्षित होती है। उन्हें लाभांश एवं पूंजी प्राप्त करने का पहले अधिकार होता है। उनका क्या है? लाभांश और पूंजी प्राप्त करने का जो अधिकार है वो सबसे पहले होता है। नेक्स्ट है संपत्तियों पर भार नहीं होता इनका। जब कंपनी के ये शेयर जारी करती है तो उसे कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। कंट्रोल। ये शेयर धारक कंपनी के प्रबंध को प्रभावित नहीं करते क्योंकि इन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट आपका निश्चित लाभांश। पूर्वाधिकार अंशों पर एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। आपके जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं उस पर जो लाभांश दिया जाता है वो निश्चित दर से दिया जाता है। इसीलिए ऐसे निवेशकों के लिए बढ़िया है जो एक निश्चित दर से आय प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपकी इसकी कुछ सीमाएं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कोषों का महंगा स्रोत। इन पर लाभांश की दर ऋण पत्रों पर ब्याज की दर से अधिक होने के कारण ये ऋण पत्र के मुकाबले वित्त का अंश अधिक महंगा स्रोत होता है। नेक्स्ट है आपका कर की बचत नहीं। इसमें जो आपके कर की बचत है वो नहीं होती है। पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश लाभ में से नहीं काटा जाता। पूर्वाधिकार जो अंशों का लाभांश होता है उसका क्या है? वो लाभों में से नहीं काटा जाता है। इसीलिए इससे कंपनी का जो आपका कर होता है उसमें क्या होता है? बचत नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है जोखिम लेने वाले के लिए उपयुक्त नहीं। जो भी जोखिम लेता है उनके लिए ये उपयुक्त नहीं होता है। पूर्वाधिकारी अंश उन निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है जो अधिक आय के लिए ज़्यादा जोखिम उठाना चाहते हैं। अब है आपका क्षमता शेयर और पूर्वाधिकार शेयर में अंतर, डिफरेंट है आपका, जिसमें आधार, क्षमता शेयर और पूर्वाधिकार। फर्स्ट है आपका लाभांश। पूर्वाधिकार अंशों को भुगतान करने के बाद लाभांश दिया जाता है और पूर्वाधिकार में क्या होता है? क्षमता जो आपके अंश होते हैं उनके अंशधारियों से पहले लाभांश दिया जाता है। नेक्स्ट है वोट देने का अधिकार। क्षमता अंशों में क्या होता है? वोट देने का अधिकार होता है
और पूर्वाधिकारों में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। जोखिम क्षमता अंश में ज़्यादा होता है, पूर्वाधिकार में कम होता है। नेक्स्ट है लाभांश की दर। आपकी लाभांश की जो दर होती है वो इसमें घटती बढ़ती रहती है, लेकिन पूर्वाधिकार में क्या है, निश्चित रहती है। कंट्रोल क्षमतांशों में क्या है, प्रबंध पर नियंत्रण होता है, जबकि पूर्वाधिकार में उसका नियंत्रण नहीं होता है। अब हम देखते हैं ऋण पत्र। ऋण पत्र क्या होते हैं, दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने के लिए ऋण पत्र का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, क्योंकि ऋण पत्रधारी निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करते हैं। ब्याज छमाही या फिर वार्षिक होता है, या तो आप उसे 6 मंथ में दे सकते हैं या फिर ईयरली दे सकते हैं। इसलिए ऋण पत्रधारी कंपनी के लिए एक लेन देन की तरह काम करते हैं। आपके क्या जो लेनदार जो होते हैं, जो लाइबिलिटीज़ होती है, उनकी तरह क्या काम करता है, आपका ऋणधारी काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऋण पत्र के प्रकार। ऋण पत्र के प्रकार में सबसे पहले आपका आता है सुरक्षित, नेक्स्ट है आपका असुरक्षित, और थर्ड है परिवर्तनीय, फिफ्थ है अपरिवर्तनीय, और नेक्स्ट लास्ट है आपका शोध ऋण पत्र। ऋण पत्र के लाभ, इसके कुछ लाभ हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है सुरक्षित निवेश। ऋण पत्र ऐसे निवेशकों द्वारा लिए जाते हैं जो जोखिम नहीं लेना चाहते, जो स्थायी आय चाहते हैं, उसे हम कहते हैं सुरक्षित निवेश। नेक्स्ट है नियंत्रण। ऋण पत्रधारी को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। कम खर्चीला, पूर्वाधिकार अंशों से कम खर्चीले होते हैं। कर की बचत, ऋण पत्र पर ब्याज की जो कर होती है वो उसमें कटौती होती है, इसलिए क्या है, इसमें कर की आपकी जो बचत होती है वो ज़्यादा होती है। ऋण पत्र की सीमाएं, स्थायी दायित्व, हानि होने की दशा में भी कंपनी को ब्याज चुकाना पड़ता है। ऋण पत्रों में क्या है, अगर कंपनी को लॉस भी हो रहा है तो उसे वहाँ पे भी ब्याज चुकाना पड़ेगा, इसलिए यह कंपनी के लिए जोखिम भरा वित्त का स्रोत होता है। नेक्स्ट है आपका संपत्तियों पर भार। सुरक्षित ऋण पत्रों को जारी करने पर कंपनी को अपनी संपत्तियां जमानत के रूप में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है साख में कमी। नए ऋण पत्र जारी करने पर कंपनी की ऋण लेने की क्षमता क्या है, कम हो जाती है। अब आपका इसमें अंतर है आपके अंशों में और ऋण पत्रों में, जिसमें आधार क्या है, प्रकृति, अंश क्या है, अंश पूंजी है, जबकि ऋण पत्र क्या है, ऋण पत्र के रूप में एक ऋण है। प्रत्यय, लाभांश, आपका जो अंश है वो लाभांश है, ऋण पत्र आपका ब्याज है। वोट देने का अधिकार, अंशों में वोट देने का अधिकार है और ऋण पत्रों में वोट देने का अधिकार नहीं है। धारक, अंश में शेयर धारक के रूप में स्वामी होते हैं और ऋण पत्र में धारक के रूप में लेनदार होते हैं। प्रकार, अंश 2 प्रकार के होते हैं और ऋण पत्र 2 से ज़्यादा प्रकार के होते हैं। सुरक्षा, अंश आपके सुरक्षित नहीं होते हैं और ऋण पत्र क्या है, सुरक्षित होते हैं, क्योंकि कंपनी की संपत्तियां प्राय बंधक रखी जाती हैं। अब हम देखते हैं प्रतिधारक धारित आपकी आय। प्रतिधारित आय क्या होती है, शुद्ध लाभ में से कर एवं लाभांश घटाने के बाद आपके जो शुद्ध लाभ होते हैं उसमें से जो आपका कर होता है और जो लाभांश होता है उसको माइनस करने के बाद में जो आपका भाग बचता है उसे हम कहते हैं प्रतिधारित आय। ठीक है, वह भाग बांटा नहीं जाता है, बल्कि पुनः नियोजन के लिए उद्देश्य से कंपनी में ही रख लिया जाता है। आपका जो हिस्सा बचता है उसको डिवाइड नहीं किया जाता, उसको क्या किया जाता है, उसको रख लिया जाता है नियोजन के लिए, आपकी कंपनी में दोबारा से प्लानिंग के लिए उसके उद्देश्य से रख लिया जाता है। उदाहरण जैसे आपका होता है प्रतिधारित आय और स्वयं वित्त, जिसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग, और आपका नेक्स्ट क्या है, सेल्फ फाइनेंसिंग। नेक्स्ट है आपका प्रतिधारित के लाभ। इसके कुछ प्रॉफिट्स हैं, जिसमें आपका आता है फर्स्ट, कोई लागत नहीं, कंपनी को इसे प्राप्त करने के लिए ब्याज, लाभांश, विज्ञापन, प्रविवरण व्यय नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है संपत्तियों पर भार नहीं, कंपनियों को कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। नेक्स्ट विकास एवं विस्तार, प्रतिधारित आय को पुनः विनियोग करके कंपनी का विकास व विस्तार किया जा सकता है। लास्ट है आपका ख्याति, कंपनी के शेयरों का बाजार मूल्य बढ़ जाता है, कंपनी के जो शेयर होते हैं उनका जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब इसके कुछ दोष हैं। दोष में आपका फर्स्ट पॉइंट आता है अनिश्चित स्रोत। यह वित्तीय कोषों का अनिश्चित स्रोत है, क्योंकि यह आय तभी प्राप्त होती है जब अधिक हो, जब आपका जो लाभ होता है वो अधिक हो। आय आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब आपका लाभ जो है वो ज़्यादा हो। नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स में असंतोष। प्रतिधारित आय शेयर होल्डर्स में असंतोष के कारण बनता है, क्योंकि उन्हें कम लाभांश प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका आता है सार्वजनिक जमा। आपकी सार्वजनिक जमा क्या होती है, एक कंपनी के द्वारा जब जनता से धीरे धीरे सीधे जो आपकी जमा होती है वो स्वीकार किया जाता है। एक कंपनी जब अपनी जो जनता होती है उनसे धीरे धीरे अगर जमा को स्वीकार करती है तो उसे हम कहते हैं सार्वजनिक जमा, तो उसे सार्वजनिक जमा कहा जाता है। इन जमाओं पर ब्याज की दर बैंकों के ब्याज दरों से ज़्यादा होती है। आपके जो बैंकों से लिया जाता है उस पर जो दर होती है ब्याज की वो कम होती है, जबकि
आपकी जो सार्वजनिक जमा है उस पर जो ब्याज की दर होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका आता है ये रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होती है तथा अपनी अंश पूंजी व रिजर्व के 25% से ज़्यादा जमा स्वीकार करती है। ये क्या करती है, अपनी जो अंश पूंजी व रिजर्व्स होते हैं उसके जो 25% होते हैं उससे ज़्यादा जमा स्वीकार करती है। अब इसके कुछ लाभ हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है संपत्तियों पर भार नहीं। इन्हें प्राप्त करने के लिए कंपनी को कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। कर की बचत, ब्याज के भुगतान को लाभों से घटाने के बाद में इसमें जो कर होता है उसकी बचत हो जाती है। ये एक क्या है, सरल प्रक्रिया है। अंशों तथा ऋण पत्रों के मुकाबले सार्वजनिक जमा प्राप्त करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है। लास्ट है आपका नियंत्रण। मताधिकारी न होने के कारण वे कंपनी के नियंत्रण को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है अल्पकालीन वित्त। इनकी परिपक्वता अवधि कम होती है, इसलिए कंपनी दीर्घकालीन वित्त नहीं प्राप्त कर सकती। नेक्स्ट है सीमित कोष। सार्वजनिक जमा की राशि अंश पूंजी व संचय का 25% से ज़्यादा प्राप्त नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है आपका नए व्यवसायों के लिए अनुपयुक्त। नई कंपनियां इन कोषों को प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव करती हैं। अब हम देखते हैं आपका ट्रेड क्रेडिट, जिसे क्या बोलते हैं, व्यापारिक साख। व्यापारिक साख क्या होता है, व्यापारिक साख एक ऐसा साख होता है जिसे माल अथवा सेवाओं के क्रय करने के संबंध में एक व्यावसायिक फर्म द्वारा दूसरी व्यावसायिक फर्म को उपलब्ध कराया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, आपका ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। क्रय करने वाली व्यावसायिक फर्म को शीघ्र भुगतान किए बिना माल एवं सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं। अब हम देखते हैं आपके ट्रेड क्रेडिट के कुछ गुण, जिसमें आपका फर्स्ट आता है सुविधाजनक। व्यापारिक साख सुविधाजनक एवं सतत स्रोत होता है। नेक्स्ट है शीघ्र भुगतान किए बिना ही क्रय। व्यापारिक साख द्वारा शीघ्र भुगतान किए बिना ही माल एवं सेवाओं का क्रय किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका शीघ्र उपलब्धता। व्यापारिक साख को शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए विक्रेता की दृष्टि में क्रेता की अच्छी साख हो तो आप उसे शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं व्यापारिक साख के दोष, जिसमें आता है आपका फर्स्ट अधिक जोखिम। आसान व्यापारिक साख सुविधा प्राप्त होने पर फर्म बहुत अधिक व्यापार में लग जाती है। इससे फर्म को क्या होता है, फर्म के सामने इससे जोखिम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सीमित कोष। व्यापारिक साख के द्वारा कोषों को सीमित मात्रा में ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है महंगा स्रोत। सामान्य रूप से ये वित्त प्राप्त करने का अन्य स्रोतों की अपेक्षा में महंगा स्रोत होता है। अब हम देखते हैं वाणिज्यिक बैंक। आपके वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, वाणिज्यिक बैंक नगद साख अधि विकर्ष सावधि ऋण बिलों की कटौती के रूप में ऋण व अग्रिम प्रदान करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। ऋण पर निश्चित दर से ब्याज लिया जा सकता है। अब आपके वाणिज्यिक बैंक के कुछ लाभ हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है समय पर सहायता। वाणिज्यिक बैंक उचित समय पर व्यवसाय को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट गोपनीयता। वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए ऋण के संबंध में गोपनीयता को बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट है आसानी से उपलब्ध। वाणिज्यिक बैंक से जो आपके कोषों की प्राप्ति होती है वो कैसे हो जाती है, आसानी से हो जाती है, क्योंकि इसके लिए प्रविवरण की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देखते हैं इसके कुछ दोष, जिसमें है फर्स्ट पॉइंट है आपका केवल अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्त। इसमें दीर्घ अवधि के लिए वित्त नहीं प्राप्त किया जाता है। केवल क्या होता है, अल्पकालीन और मध्यकालीन के लिए आपको वित्त प्राप्त होता है। संपत्तियों पर भार। ऋण व अग्रिम प्राप्त करने के बाद में आप जब ऋण व अग्रिम प्राप्त करते हैं तो उसके लिए व्यवसाय की जो संपत्ति है वो गिरवी रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है आपका वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं, राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्या है आपका वित्तीय संस्थाएं। राज्य एवं केंद्र सरकार ने कंपनियों को वित्त प्रदान करने के लिए बहुत सी वित्तीय संस्थाएं स्थापित की हैं, जिन्हें विकास बैंक कहा जाता है। उनमें कुछ हैं IFCI, ICIC और नेक्स्ट है आपका IDBI और नेक्स्ट है आपका LIC तथा UT। ये सब क्या है, UTI, ये सब क्या है आपकी वित्तीय संस्थाएं हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ लाभ, जिसमें आपका फर्स्ट आता है दीर्घकालीन वित्त। वित्तीय संस्थाएं दीर्घकालीन वित्त प्रदान करती हैं जो कि वाणिज्य बैंकों द्वारा नहीं दिए जाते हैं। आपके वाणिज्य बैंकों में क्या होता है, अल्पकालीन और मध्यकालीन ही ऋण दिए जाते हैं, जबकि इसमें क्या है, दीर्घकालीन दिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रबंधकीय सलाह। ये संस्थाएं वित्तीय प्रबंधकीय तथा तकनीकी सलाह भी व्यवसाय को प्रदान करती हैं। नेक्स्ट आसान किस्तें। ऋण का भुगतान आसान किस्तों में किया जा सकता है जो व्यवसाय पर भार नहीं पड़ता है। अब इसके कुछ दोष हैं, अधिक समय लगना।
ऋण देने की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि इसमें कठोर मापदंड अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रतिबंध। वित्तीय संस्थाएं कंपनी के संचालक मंडल पर कुछ प्रतिबंध भी लगाती है। व्यावसायिक वित्त को अंतर्राष्ट्रीय स्रोत, आपके जो व्यावसायिक वित्त होते हैं उसके अंतर्राष्ट्रीय स्रोत, जिसमें आपका फर्स्ट आता है वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक पूरे विश्व में विदेशी मुद्रा के रूप में वित्त प्रदान करने का कार्य करता है। भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक विदेशी वित्त प्रदान करने की महत्वपूर्ण संस्था है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एवं विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी एजेंसी एवं विकास बैंक जैसे ISF, ADBI दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? आपको लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार क्या होता है आपका? जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, जिसे हम कहते हैं GDR। जब एक कंपनी स्थानीय मुद्रा वाले शेयर अंतर्राष्ट्रीय बैंक को देती है, जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी रसीद GDR या फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद कहलाती है। ये रसीद US डॉलर में अंकित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? GDR कहते हैं। नेक्स्ट है GDR की विशेषताएं। फर्स्ट, ये रसीद अमेरिका के अलावा किसी भी विदेशी बाजार में सूचीबद्ध हो सकती है। यह विनिमय साध्य विश्लेषक होता है। ये क्या होता है? विनिमय साध्य विश्लेषक होता है। नेक्स्ट है आपका इनके धार, इसे कभी भी शेयरों में बदला जा सकता है। इनको क्या है? आप कभी भी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका धारक लाभांश प्राप्त कर सकता है। इसका जो धारक होता है वो क्या कर सकता है? लाभांश को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है आपका धारक को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट, भारतीय कंपनी रिलायंस, विप्रो हो गया, ICI हो गया, या फिर ICICI ने GDR जारी किए। जो आपका ICICI बैंक है या फिर जो विप्रो बैंक है, उन्होंने क्या किया है? GDR जारी किए हैं। नेक्स्ट है आपका अमेरिकी जमा रसीद, जिसे हम क्या कहते हैं? ADR कहते हैं। ADR क्या होता है? यदि कोई कंपनी अमेरिका में जमा रसीद जारी करती है, यदि किसी कंपनी के द्वारा अमेरिका में जमा रसीद को जारी किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अमेरिकन जमा रसीद कहते हैं, जिसे हम ADR के नाम से जानते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये केवल अमेरिकन नागरिक को ही जारी की जा सकती है। ये केवल अमेरिकन शेयर बाजार में ही सूचीबद्ध हो सकती है। नेक्स्ट है आपका भारतीय कंपनी इन्फोसिम तथा रिलायंस ने ADR जारी किए हैं। आपकी जो भारतीय कंपनियां, उन्होंने इन्फोसिस तथा जो रिलायंस है उनके द्वारा क्या जारी किया गया? ADR को जारी किया गया है। अब हम देखते हैं ADR और GDR में डिफरेंट। फर्स्ट क्या है? सूचीबद्ध। ADR क्या है? केवल अमेरिका में सूचीबद्ध हो सकता है। अमेरिका के जो शेयर बाजार है वहाँ पे हो सकता है। और GDR क्या है? विश्व के किसी भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराई जा सकती है। तरलता, ADR क्या है? अधिक तरल होते हैं और GDR कम तरल होते हैं। अंशधारक, ADR में केवल अमेरिकन नागरिक हो सकते हैं, जबकि GDR में किसी भी देश के नागरिक हो सकते हैं। अब हम देखते हैं विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड। ये बांड विदेशी मुद्रा में जारी किए जाते हैं। इस पर निर्धारित दर से ब्याज दिया जाता है। ये विदेशी बाजारों में सूचीबद्ध होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ये ऋण पत्रों से मिलते जुलते होते हैं। उन्हें हम कहते हैं विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड। भारतीय डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो आपकी क्या होती है? IDR हो गया, GDRS हो गए और ADRS हो गए के समान ही है, केवल इस बात को छोड़कर कि इन्हें जारी करने वाली जो कंपनियां हैं वो कैसे होती हैं? विदेशी होती हैं। जो भारतीय बाजार से धन एकत्रित करती हैं, जिसे DR को रुपए में प्रदर्शित करती हैं। जो आपके DRs होते हैं उनको रुपए में प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें किसी भी स्टॉक, जो आपके भारतीय स्टॉक होते हैं, इन्हें किसी भी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराया जा सकता है। जैसे कि क्या है? आपके IDRS जारी करने की प्रक्रिया, इसके जो प्रोसेस है वो कैसे है? फर्स्ट, इशूइंग, जो आपके इशू होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? फॉरेन कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है ओवरसीज कस्टोडेंट बैंक, आपका जो OCB है उसके द्वारा। नेक्स्ट है ID और फिर लास्ट है आपका इंडियन इन्वेस्टर। ये आपका जो प्रोसेस है उसके थ्रू IDR आपके जारी किए जाते हैं। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है IDR जारी करने वाली जो कंपनी होती है वो क्या होती है? सर्वप्रथम अपने अंशों को OCB को सुपुर्द कराती है। उनको क्या करती है? उनको सौंप देती है। आपके जो अंश होते हैं उनको OCB को सौंप दिए जाते हैं। इसके लिए जो आपका कस्टोडेंट बैंक होता है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री से अनुमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है OCB अंशों को IDRS के रूप में जारी करने के लिए किसी भी ID से प्रार्थना नहीं करना पड़ती है। नेक्स्ट है ID द्वारा विदेशी मुद्रा में प्रदर्शित अंशों को IDR में परिवर्तित किया जाता है। आपके जो ID होते हैं उन्हें क्या किया जाता है? जो फॉरेन आपकी मुद्रा होती है, फॉरेन करेंसी होती है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? IDR में कन्वर्ट करना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है, जो कि भारतीय रुपए में होते हैं।
नेक्स्ट है आपका अंत में आईडी इन्हें इच्छुक निवेशकों को जारी करता है। आपके जो 4 स्टेप होते हैं उसके थ्रू आईडीआर को जारी किया जाता है। अब हम देखते हैं आईडीआरएस की विशेषताएं, जिसमें फर्स्ट आता है आईडीआर किसी भी विदेशी कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं। आईडीआरएस को किसी भी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराया जा सकता है। एक आईडीआर एक से अधिक अंशों को प्रतिनिधित्व कर सकता है, जैसे आईडीआर 10 अंश। नेक्स्ट है आपका आईडीआरएस के धारकों को कंपनी में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका आईडीआरएस को भारतीय रुपए में प्रदर्शित किया जाता है। अब हम देखते हैं आईडीआरएस के लाभ। इसमें लाभों में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है आपका, ये एक भारतीय निवेशकों को विदेशी कंपनियों में विनियोग करने का अवसर उपलब्ध कराता है। ये क्या करता है, आपके जो भारतीय निवेशक होते हैं उनको विदेशी कंपनियों में विनियोग करने का अवसर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है आपका, ये विदेशी कंपनियों की पूंजी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट है, ये विदेशी कंपनियों को भारत में सूचीबद्ध होने की सुविधा प्रदान करता है। लास्ट क्या है आपका, ये उन भारतीय निवेशकों को जोखिम, जो आपके भारतीय निवेशक होते हैं उनके जो जोखिम है उसको कम करता है, जो अपना धन विदेश में विनियोग करना चाहते हैं। अतः कंपनी जमा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ICD का अभिप्राय एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को दिए जाने वाले जो असुरक्षित अल्पकालीन वित्त से है। आपका जो ICD होता है वो क्या होता है, एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को जो दिए जाने वाले असुरक्षित वित्त होता है उसे कहते हैं। ये व्यवहार दलालों के माध्यम से होते हैं। ये जो होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, दलालों के माध्यम से किया जाता है। इन जमाओं पर ब्याज की दर बैंक तथा अन्य बाजारों से अधिक होती है। ये कानूनी झंझटों से दूर होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके जो कानूनी झंझट होते हैं उनसे दूर होते हैं। अब हम देखते हैं ICD के प्रकार। जो आपका ICD है वो कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका 3 महीने वाली जमाएं। ICD का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है। ये जमाएं कंपनियों के अल्पकालीन पूंजी कमी की समस्या को दूर करने में प्रयोग की जाती है। इन पर ब्याज दर जो होती है वो वार्षिक दर 12% के आसपास रहती है। नेक्स्ट है आपका 6 महीने वाली जमाएं। ये जमाएं मुख्यतः प्रथम श्रेणी के कर्जदारों को उपलब्ध होती है। इन पर जो ब्याज दर होती है वो वार्षिक 15% के आसपास होती है। नेक्स्ट है आपका मांग जमाएं। इसके अंतर्गत ऋणदाता एवं दिन का नोटिस देकर, जो आपका ऋणदाता होता है वो एक दिन का नोटिस देकर कभी भी अपना धन वापस ले सकता है। इन पर जो ब्याज दर होती है वो 10% के आसपास होती है। अब है आपकी ICD की विशेषताएं। ये व्यवहार जो इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं वो 2 कंपनियों के बीच में किए जाते हैं। नेक्स्ट, ये जमाएं अल्पकालीन होती हैं। नेक्स्ट, ये जमाएं असुरक्षित होती हैं। ये व्यवहार प्राय दलालों के माध्यम से किए जाते हैं। नेक्स्ट, इन जमाओं का कोई भी संगठित बाजार नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, इन व्यवहारों के लिए कोई भी कानूनी औपचारिकताएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट, ये जमाएं ऋणदाताओं के लिए अधिक जोखिम वाली होती हैं। इसी के साथ में आपका चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।